नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, केवीएस, एनवीएस, DSSB, MPPSC, RPSC और जितनी भी आपके ऑल ओवर इंडिया म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है उसकी तैयारी करवाई जाती है। अभी एमपी टेट मेन म्यूज़िक एग्ज़ाम का मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि अब आपका होगा 100% सिलेक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप एमपी टेट एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं तो आप उसको जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा मैंने मेरे इस चैनल पे काफ़ी सारी थ्योरी क्लासेस आपके ली हैं, तो उन थ्योरी क्लासेस को भी आप जाके देख सकते हैं। टोटल 10 थ्योरी क्लासेस हैं और इसके पहले की भी काफ़ी थ्योरी क्लासेस हैं जो केवीएस के टाइम पे मैंने ली थी, तो उसको भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। वो आपको उसके लिंक मैं सारी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है आपके लिए थ्योरी क्लास की, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और पेपर सॉल्यूशन भी मैं करवाता हूँ और इसके अलावा लाइव क्लासेस भी लेने का चल रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आता है इसलिए अभी लाइव क्लासेस नहीं ली जा रही है, लेकिन आप रिकॉर्डेड क्लासेस का आप फ़ायदा उठाइए जिससे आपकी हेल्प हो सके। और जितने भी मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं, चाहे वो AWS हो, अभी यूजीसी नेट का मैंने पेपर सॉल्व करवाया था जो जून 2023 का जो हुआ था म्यूज़िक का, तो उसको भी आप जाके देखिए। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके दे दी है। अभी MPPSC का जो प्रोफेसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका म्यूज़िक का ओल्ड पेपर है उसका सॉल्यूशन में मैं आपका करवा रहा हूँ, जिसका पार्ट 1 मैंने करवाया था। उसमें 20 प्रश्न लिए थे। उसका कारण था कि उसमें RPSC का सिलेबस भी बताया था, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। अब पार्ट 2 में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके 60 MCQ कराऊंगा म्यूज़िक के। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ MPPSC का है, ये सोच के आप ना सोचें, और सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है म्यूज़िक की। क्योंकि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको सारी एग्ज़ामों को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि हम एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो MPPSC का ना करें, यूजीसी नेट की कर रहे हैं तो MPPSC RPSC का ना करें। इससे आपका क्या होगा कि आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में सभी प्रश्न अगर हम करते हैं तो हमको काफ़ी हेल्प होती है और क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन MPPSC में आ गया तो वो कभी नहीं आएगा या किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आपके रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। इसलिए आप सारी एग्ज़ामों के पेपर सॉल्व करिए और समझिए। इसलिए मैं अभी आपका MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का ओल्ड पेपर सॉल्व करा रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। उसमें कुल 60 क्वेश्चन है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एमपी टेट म्यूज़िक का मैंने मेन एग्ज़ाम का मैंने ये कोर्स आपका लॉन्च कर दिया है, क्रैश कोर्स, जो कि कल ही मैंने इसके बारे में बताया था। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि ये 6 वीक का आपका कोर्स रहेगा। हर वीक आपकी 2 रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा। टोटल आपकी 12 क्लासेस होगी। हर एक क्लास की प्राइस है 175 रुपीज़। और टोटल आपके 2 सेट आपको टॉप 150 क्वेश्चंस के मिलेंगे, जिसकी एक की प्राइस है 100 रुपीज़। और हर वीक आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसकी प्राइस रहेगी आपकी 50 रुपीज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसे कुल मिला के आपके 2600 रुपीज़ का ये पूरा कोर्स है, लेकिन ये अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ आपको 1500 रुपीज़ में। और अगर आप 15 तारीख तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1250 रुपीज़ में पड़ जाएगा। यानी आपको इसके अलावा 1 रुपया भी ऊपर नहीं देना है। 1250 में आपका पड़ेगा 15 तारीख तक, यानी 15 तारीख तक अगर आप करवाते हैं रजिस्ट्रेशन, तो इसके बाद अगर आप करवाएंगे तो फिर आपको ये 1500 रुपीज़ का ही पड़ेगा। अभी आपको ये 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट आपको इस पर मिल रहा है। तो ये आपको सोचना है कि अगर हम
एमपीटेड म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं क्रैश कोर्स द्वारा, तो ये 1.5 मंथ का आपका कोर्स है। इसमें मैं सारे वाद्यों को भी कवर करने वाला हूँ, सारे घरानों को कवर करने वाला हूँ, चाहे वो गाने के हो, चाहे वो तबले के हो, चाहे वो सितार के हो, चाहे वो आपके पखावज के हो, सारे घराने में कवर करने वाला हूँ। वो जितने भी आपके जो एमपीटेड म्यूज़िक वर्ग 2 में जो आपके देखे गए थे वाद्यों, जिनके आपने नाम भी नहीं सुने थे, ऐसे वाद्यों को भी मैं कवर करने वाला हूँ। इसीलिए आपके ये कोर्स की प्राइस इतनी है और ये आपको 1250 रुपीज़ में ऑफ़र में पड़ेगा। ये मैंने पूरी आपको डिटेल बता दी है। इसके अलावा अगर आप इसमें और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 6264191897। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। एक बार मैं फिर से आपको मेंशन कर देता हूँ, 6264191897। ये कांटेक्ट नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं ठीक से दिख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसको जान सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपके 15 तारीख तक ही होंगे इतने रुपए में। उसके बाद फिर आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी और आपकी 16 आपकी जो जून है उस टाइम से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपका ही फ़ायदा है और बाकी फिर आप जैसा ठीक समझें। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो मेन जो वीडियो का मोटिव है उस पर हम आते हैं। तो ये हमारा MPPS का पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ओल्ड पेपर, इसका पार्ट 2 है आपका। ये देखिए, स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में स्वागत है आपका। और ये सारी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल करवाता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये टॉपिक है आपका आज का जो मैंने बताया। अब आपका 20 प्रश्न तक मैंने करवा दिए थे, अब 21 प्रश्न से हमको शुरू करना है। तो आप उसको देखिए किस प्रकार से क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपका है, ख्याल की रचनाओं के निर्माण में किसका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये आपका आ जाएगा नियामत खां। अब देखिए, नियामत खां जो है इनको सदारंग भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सदारंग। ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में दरबारी गायक थे और इनके पुत्र फिरोज खां, यानी उनका नाम है अदारंग, तो ये दोनों वहाँ पर दरबारी गायक थे। और सितार पर गत का प्रथम रचनाकार भी नियामत खां को ही माना जाता है। यानी सितार पर प्रथम गत को बजाने वाले जो गायक हैं, बजाने वाले जो वादक हैं, वो आपके नियामत खां ही है। ये मेनली ध्रुपद गाया करते थे उस टाइम, क्योंकि ख्याल की बहुत उस समय बहुत ख्याल को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। हालांकि ख्याल को फेमस बनाने में इनका ही हाथ है। तो सब इनको मतलब बोल सकते हैं हम कि नकारते थे कि आप ख्याल गाते हैं, ऐसा करके इनको धुतकारते थे। तो ये छुपके से अपने शिष्यों को ख्याल सिखाते थे और फिर इस प्रकार से इन्होंने ख्याल का प्रचार प्रसार किया। तो ख्याल का प्रचार प्रसार करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। नत्थन खां की अगर हम बात करें तो नत्थन खां आपके जो है ये आपके आगरा घराने के हैं, आगरा घराने के ये हैं। और नियामत खां इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं हम। अब जो 22वां आपका क्वेश्चन है, टप्पा गायन का टप्पा गायन कौन से घराने की विशेषता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रबंध के पाठ अंग का मतलब क्या है? तो इसका आ जाएगा आपका आंसर वाद्याक्षर। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगर आपको प्रबंध से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आपने मेरा प्रबंध वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जो थ्योरी क्लासेस उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है, तो उसमें प्रबंध टॉपिक को भी कवर करा है, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब आगे आपका आता है। अब जैसे मैं इसमें बात करूँ कि सरगम जो है, तो सरगम में इसका स्वर वाला जो अंग होता है, प्रबंध के अंगों में स्वर भी होता है, तो वो आपका आ जाएगा। और आपका जो पद वाला अंग होता है उसमें आपका काव्य आ जाएगा।
है ना। और आलाप तो आपको पता ही है कि ये गायकी का अंग है, आलाप और तान। फिर निम्नलिखित में से कौन से कलाकार तराना गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसमें आपके आ जाएंगे पंडित विनायक राव पटवर्धन। गिरिजा देवी जी की बात करें तो ये ठुमरी गायन में प्रसिद्ध है। और सुरेश बाबू माने जी की बात करें तो ये आपके हैं किराना घराने के, ये आपके ख्याल गायक हैं, भीमसेन जोशी जी के शिष्य। और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंडित विनायक राव पटवर्धन। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सुरेश बाबू माने जो हैं आपके किराना घराने के हैं और भीमसेन जोशी जी के शिष्य हैं। तो आप भूलिएगा नहीं जो भी मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। राग की जानकारी देने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो काफ़ी सिंपल है ये कोई भी बता देगा, जो प्रारंभिक विद्यार्थी है वो भी बता देगा। इसका आंसर आएगा लक्षण गीत। लक्षण गीत में पूरी रागों की जानकारी आ जाती है, उसके वादी संवादी समय काल सभी लक्षण गीत में बताए दिए जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा राग ठुमरी के लिए उपयुक्त है? तो ठुमरी के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? झिंझोटी। तो आप याद रखिएगा। चलिए अब 27 क्वेश्चन पे आते हैं हम। कजरी का गायन कौन सी ऋतु में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्षा ऋतु। निम्नांकित में कौन से कलाकार ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ध्रुपद गायन के लिए आपके सियाराम तिवारी जी प्रसिद्ध, तो सियाराम तिवारी आपके प्रसिद्ध हैं। छन्नूलाल मिश्रा जी आपके ठुमरी में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठुमरी में प्रसिद्ध है। और राम नारायण जी आपके जो हैं ये सारंगी में प्रसिद्ध है। और इनकी जो पुत्री है अरुणा नारायण काले, वो आपके सारंगी की प्रथम महिला वादक बताई जाती हैं, अरुणा नारायण काले। आप नोट कर लीजिए, ये आपके नोट्स में काफ़ी हेल्प करेगा। अरुणा नारायण काले ये आपकी प्रथम महिला सारंगी वादक है, प्रथम महिला सारंगी वादक। तो आप नोट कर लीजिए, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मुनव्वर अली खां साहब की बात करें तो ये बड़े गुलाम अली खां साहब के पुत्र हैं। इनके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठुमरी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? तो देखिए यहाँ पे सुल्तान हुसैन शर्की जी हैं, वाजिद अली शाह हैं, शोरी मियाँ हैं और मानसिंह तोमर। तो ये आपका वाजिद अली शाह आपके ठुमरी के विकास में योगदान यानी शुरुआत भी इनसे मानी जाती है। अगर सुल्तान हुसैन शर्की जी की बात करें तो ये आपके ख्याल गायकी से संबंधित है। बड़े ख्याल का जो आपका आविष्कार माना जाता है वो आपका सुल्तान हुसैन शर्की जी के द्वारा माना जाता है। और शोरी मियाँ ये आपके हैं टप्पा गायकी के आविष्कारक आपके शोरी मियाँ हैं। इनका पूरा नाम आपका है गुलाम नबी शोरी, गुलाम नबी शोरी। तो ये आपका पूरा नाम है। और मानसिंह तोमर जी आपके ध्रुपद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्रुपद से। ध्रुपद का आविष्कार इन्होंने करा 15वीं शताब्दी में। तो आप याद रखिएगा, इनका जो ग्रंथ है वो है मानकुतोहल। और मानकुतोहल का फारसी अनुवाद किया गया है राग दर्पण नाम से किया गया है। और वो किसने करा? फारसी अनुवाद राग दर्पण हुआ है। और ये आपके किसने करा है? फ़कीर उल्लाह ने। किसने करा है? फ़कीर उल्लाह ने। तो आप याद रखिएगा। अब आपका नेक्स्ट जो आता है ये 30 क्वेश्चन आपका है, कर्नाटक ताल पद्धति में कितने जाति भेद हैं? तो कितने जाति भेद हैं? टोटल आपके हैं 5। 6 अंग होते हैं, 5 जाति होती है और 7 कुल ताल होती है। तो 5 कौन कौन सी जाति भेद हैं ये आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। त्रिस्त, चतुस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, त्रिस्त, चतुस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। अब कर्नाटक ताल पद्धति में लघु
इस चिन्ह का मतलब ये जो डंडे जैसा चिन्ह है, इस चिन्ह से कौन सा ताल का अंग सूचित होता है? तो ये आपका है लघु का। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अनुद्रुत का कैसा होता है? अनुद्रुत का आपका इस प्रकार का होता है, तो आप याद रखिएगा। खंड जाति में लघु का मान कितना माना जाता है? तो खंड जाति 5 मात्रा की होती है, तो खंड जाति में कितना हो जाएगा? तीस्त, चतुस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। तो खंड आपकी होती है 5 मात्रा की, तो उस हिसाब से लघु का मान भी कितना हो जाएगा? 5 मात्रा। अब कर्नाटक ताल पद्धति में मूलभूत तालों की संख्या कितनी है? तो वो आपकी कितनी हो जाएगी? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। वर्णम, यह गीत प्रकार निम्न में से कौन सा वर्ग का है? तो एक्चुअली तो ये दक्षिण का है, लेकिन मुख्यतः किस में आएगा? शास्त्रीय संगीत में आपका आएगा। तो ये आपका है शास्त्रीय संगीत, इसका आंसर। चलिए वर्णम, और अगर हमारे इसमें पंचरत्न, अब नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, पंचरत्न कृति किस रचनाकार की है? तो ये आपके हो जाएंगे त्यागराज। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, पापनासन सिवन ने कौन सी मुद्रा से रचना बनाई है? अब देखिए इसमें जो पेपर में मुद्रा का काफ़ी उपयोग किया गया है बोलने में, लेकिन इसका कायदे से उपनाम यहाँ पे देना चाहिए था। तो उपनाम इसका मतलब है, तो ये मुद्रा मतलब किस नाम से रचनाएं हैं इनकी? तो वो है रामदास नाम से। आगे आपका आता है, वसंता कुमारी कर्नाटक संगीत के किस क्षेत्र की कलाकारा थी? तो ये आपकी थी गायन की। भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किन 2 तत्वों से नाद की उत्पत्ति होती है? तो ये आपका आ जाएगा अग्नि और वायु। इसको नकार और दकार भी कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम में नकार दकार से आ जाए तो भूलिएगा नहीं। आधुनिक संगीतज्ञों ने के अनुसार षड्ज स्वर की स्थापना कौन सी श्रुति पर है? तो वो आपकी है पहली श्रुति पर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है 4-3-2 4-3-4-2, यह श्रुति अंतर कौन सा ग्राम सूचित करता है? तो यह आपका सूचित करता है मध्यम ग्राम। कैसे? आप देख सकते हैं मध्यम ग्राम में क्या होता है, पंचम की श्रुति, एक श्रुति आपकी नीचे उतर जाती है, तो 4 से 3 हो गई है। तो यह आप देख सकते हैं कि 4 से कितनी हो गई? 3 हो गई, और दैवत की आपकी कितनी हो गई? 4 हो गई। ये दैवत की श्रुतियाँ हैं, तो 3 थी तो 4 हो गई, तो इसलिए एक ऐसे संबंधित है मध्यम ग्राम से। इसका आंसर आपका मध्यम ग्राम। अब आगे बढ़ते हैं हम। सप्तक में षड्ज के अलावा किसी दूसरे स्वर से नए सप्तक की रचना करना, ये कौन सी क्रिया कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा मूर्छना। जैसे ही हम षड्ज को, दूसरे स्वर को षड्ज मान के जब हम गाते हैं, जैसे मैंने अभी यूजीसी नेट वाले पेपर में भी सॉल्व कराया था और मैंने प्रैक्टिकल भी करके बताया था, तो उसको आप जाके देखिए, तो आपकी हेल्प काफ़ी होगी उसमें। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मैंने दी है। एक स्वर को बार बार दोहराना, ये कौन से वर्ण का लक्षण है? तो यह आपका हो जाएगा स्थायी वर्ण। जैसे सा सा, रे रे, इस प्रकार का जो चलता है, तो यह आपका स्थायी वर्ण के अंतर्गत आएगा। निम्न में से कौन सा राग पूर्वांगवादी राग है? तो यह आपका हो जाएगा भोपाली। बाकी जितने भी आपके राग हैं, ये सब आपके कौन से राग हैं? उत्तरांगवादी हैं। कौन से राग है? उत्तरांगवादी। अभ्यास का समावेश किसके अंतर्गत होता है? तो यह आपका हो जाएगा बहुत्व के अंतर्गत। बहुत्व आपको पता होगा कि बहुत्व क्या होता है? आलिंगन और अभ्यास। तो आप याद रखिएगा, आलिंगन और अभ्यास है ना। और अल्पत्व का आपका आता है लंघन और अनभ्यास। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सब नोट करते चलिए, ताकि आपको हर एक एग्ज़ाम में। और आविर्भाव क्या होता है? जब कोई राग से हम किसी दूसरे राग में जाते हैं, तो वो आपका होता है तिरोभाव। और जब उस राग से हम वापस लौटकर उसी राग में आते हैं, तो वो आपका होता है आविर्भाव। और इसका करेक्ट आंसर है आपका बहुत्व। आविर्भाव मतलब आना। इस प्रकार से आप याद रखिए कि अवि मतलब आना और तिरो मतलब जाना, ताकि आप भूले नहीं। चलिए, राग में जिस स्वर पर ठहराव किया जाता है, उस स्वर को क्या कहते हैं? तो उस स्वर को आपके कहते हैं न्यास। आगे बढ़ते हैं हम।
ग्रह स्वर क्या होता है, जिससे शुरुआत होती है, और अनुवादी, वादी, संवादी के बाद के जो स्वर आते हैं उनको हम अनुवादी कहते हैं। और स्थाई क्या होता है, छोटे छोटे स्वरों के समूह को स्थाई कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो स्वर समूह दे रखा है सारे, सागा, गरे, रेसा, इस अलंकार का अवरोह कौन से स्वर समूह से शुरू होगा। तो अब अवरोह की बात करिए तो अवरोह इसका आपका क्या होगा, देखिए वापस से हम थोड़ा सा स्वर इस पे जाते हैं। ये आपका है, तो ऊपर से जब हम आएंगे तो ये क्या बनेगा आपका सानी, और एक स्वर छोड़ के आपका साधा, सानी, साधा, धनी, निसा, यह आपका इसमें बनेगा, धनी, निसा, यह आपका इसमें यहाँ पे बनेगा। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये सानी, साधा, धनी, निसा, ये आपका सेकेंड वाला आंसर होगा। फोर्थ वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें तार सप्तक नहीं है। अगर कोई कुशल गायक राग बसंत गाते हुए परच की छाया दिखाने लगता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया था कि जब हम कोई राग गा रहे हैं और किसी दूसरे राग को हम उसमें थोड़ा सा उसका भाव दिखाते हैं तो वह आपका कहलाता है तिरोभाव, और वापस जब उस राग में आते हैं तो वह आपका कहलाता है आविर्भाव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका तिरोभाव हो जाएगा। द्विगुण स्वर का संबंध किससे है, तो यह आपका स्वस्थान से है। जैसे आपका स्थायी स्वर होता है तो स्थायी स्वर का आठवां स्वर क्या कहलाता है, द्विगुण स्वर कहलाता है। चौथा स्वर आपका द्वार्ध स्वर कहलाता है। आप लिख लीजिए, ये द्वार्ध स्वर चौथा और द्विगुण स्वर आठवां, और जो इन दोनों के बीच में यानी द्वार्ध और द्विगुण के बीच में जो होता है उसको मध्य स्थित स्वर कहते हैं। कौन सा कहते हैं, मध्य स्थित स्वर। तो ये भी आप लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए आपके नोट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में कौन सा स्वर अधिकतर होता है, तो ये आपका होता है तीव्रमा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी के। दो या अधिक रागों से मिलकर बनने वाले राग को कौन सी संज्ञा दी जाए, तो ये आपका हो जाएगा संकीर्ण राग। ठीक है, आप याद रखिएगा। उत्तर राग कौन से होते हैं, जो रात की 12 से सुबह की 12 तक गाए जाते हैं, वो उत्तर राग। पूर्व राग जो सुबह की 12 से रात की 12 तक गाए जाते हैं, पूर्व राग। छाया लग राग वो होते हैं जिसमें किसी अन्य राग की छाया दिखती है, और आश्रय राग वो होते हैं जो थाट का नाम उसमें यानी जो थाट नाम से ही होते हैं। जैसे काफ़ी थाट है तो काफ़ी राग, तो वो आपका आश्रय राग हो गया। इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरबा यह गायन और नृत्य शैली कौन से राज्य की है, तो हमको सभी को पता है कि ये गुजरात का है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं, थाट वाचक राग का समानार्थी शब्द क्या है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि थाट भी सेम और उसी नाम पर राग, तो वो आपका कहलाता है आश्रय राग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आश्रय राग। निम्न में से कौन से संगीत का समावेश देसी संगीत में किया जा सकता है, तो यह आपका हो जाएगा लोक संगीत। साम संगीत आपके वैदिक में गाया जाता था, जाति संगीत प्राचीन में। फिर नेक्स्ट आपका आता है, निम्न में से कौन से राग को परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है, तो यह आपका हो जाएगा जय जयवंती। परमेल प्रवेशक राग वो होते हैं जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं, उनको परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है। निम्न में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति जाति रागों से जुड़ी हुई है, तो यह आपका हो जाएगा ग्राम राग वर्गीकरण। नेक्स्ट आपका आता है, मेल वर्गीकरण पद्धति का संशोधन किस संगीतज्ञ ने किया, तो यह आपका हो जाएगा पंडित वेंकट मक्खी। इन्होंने कितने मेल का वर्णन किया है अपनी पद्धति में, तो इन्होंने 72 मेलों का गणितानुसार वर्णन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, तो यह आपका हो जाएगा 72। नेक्स्ट आपका है, हनुमान मत कौन से वर्गीकरण से संबंधित है, तो यह आपका है राग रागिनी वर्गीकरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरव थाट का मध्यम अगर तीव्र कर दिया जाए तो कौन सा थाट बनेगा। अब देखिए यहाँ थाट की बात हुई है, राग की नहीं, तो थाट आपका कौन सा हो जाएगा पूर्वी। पूर्वी में क्या होता है, रे कोमल, म तीव्र और ध कोमल। तो म तीव्र कर दिया है भैरव में रे कोमल और ध कोमल होता है, तो म तीव्र करने पर कौन सा थाट बनेगा आपका
पूर्वी बनेगा। नेक्स्ट आपका आता है मारू बिहाग कौन से थाट में वर्गीकृत किया जाता है, तो यह आपका होता है कल्याण थाट में। अब बस आपके 20 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्न में से कौन से राग के 2 रूप प्रचलित हैं, तो वो आपका हो जाएगा ललित, यानी आपका एक कोमल ध वाला जो जनरली सिखाया जाता है और एक आपका शुद्ध ध वाला, शुद्ध ध वाला आपका सिखाया जाता है और कोमल ध वाला, तो आप याद रखिएगा। फिर निम्न में से कौन सा राग उपशास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होता है, तो उपशास्त्रीय संगीत में आपके काफ़ी राग का बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही आपका उपयोग किया जाता है। दरबारी कांगड़ा का प्रमुख वशिष्ठ कौन सा है, तो यह आपका आंदोलित गंधार। जब दरबारी कांगड़ा हम गाते हैं तो उसमें प और ग की जो संगति होती है वो आपका आंदोलित गंधार जो है वो आपका पता चलता है उसमें। निम्न में से कौन सा राग में 12 स्वरों का प्रयोग होता है, तो वह आपका है भैरवी। नेक्स्ट आपका बनता है गमधा। अब ये मैंने यहाँ पे ये कोमल चिन्ह है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये जो चिन्ह लगाए गए हैं ये इनके नीचे हैं स्वरों के, तो ये कोमल चिन्ह है। तो इसमें देखिए आप ग कोमल है, ध कोमल है और नी कोमल है, तो ये आपका कौन सा बनेगा, ध कोमल नहीं है, ग कोमल है, नी कोमल है, बस ये 2 कोमल है इसमें, तो यह आपका बन जाएगा बागेश्वरी। ध आपका इसमें शुद्ध है, गम धनी धम वाला जो बनेगा पोषण। निम्न में से कौन सा स्वर समूह कांगड़ा रागंग वाचक है, तो वह आपका हो जाएगा ये, इसमें ग कोमल है। अगर ये ऊपर वाले की हम बात करें तो ये भैरव रागंग से निर्मित है। गमर ऐसा जो आपका है ये नॉर्मल बिलावल से आप कह सकते हैं इसको, बिलावल और कहीं कहीं कल्याण में भी इसका यूज़ होगा। और ये लास्ट वाला तो कोई भी अंग में आपका नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा राग सायंकालीन संधि प्रकाश राग है, तो यह आपका हो जाएगा पूर्या धनाश्री। फिर इसमें ये जो आपका दिया है ये पूरा एक दिया हुआ है, तो इसमें ये पूछा है कि म को क्या संज्ञा दी गई है, तो यह आपका हो जाएगा कंठ स्वर। रेपा इस स्वर संगति में म की कौन सी संज्ञा है, तो यह आपका हो जाएगा कंठ स्वर। 2 या अधिक स्वरों को एक साथ बजाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा कॉर्ड। ये पाश्चात्य संगीत से रिलेटेड है, पाश्चात्य संगीत के क्वेश्चन आपके आ गए। जब एक से अधिक मेलोडी एक साथ बजाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे काउंटर पॉइंट हारमोनी कहते हैं। नेक्स्ट आपका बनता है सी मेजर स्केल कौन से थाट के समान है, तो ये आपका है बिलावल थाट के समान। अगर सेम वो पूछ लेते हैं कि सी माइनर स्केल किसके समान है, तो वो आपका हो जाता आसावरी। नोट कर लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। नेक्स्ट आपका आता है ग्रैंड स्टाफ में कितनी पंक्तियाँ होती है, तो वो आपकी होती है 11। वो ग्रैंड स्टाफ को ग्रेट स्टेव भी कहते हैं, ग्रेट स्टेव, स्टेव या स्टोव भी आप बोल सकते हैं, स्टोव आई थिंक स्टोव कहते हैं, ठीक है। फिर ये हैश का जो चिन्ह दे रखा है, इस चिन्ह को स्टाफ नोटेशन सिस्टम में क्या कहा जाता है, ये स्टेफ लिखा गया है, इसको स्टाफ कर लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा शार्प नोट। नेक्स्ट आपका आता है स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में खंड किसके द्वारा बताया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा बार लाइंस यानी बार रेखाएं। कौन सी रचनाओं के लिए बीथोवन का योगदान महत्वपूर्ण है, तो वह आपका हो जाएगा सिम्फनी। 5 क्वेश्चंस और आपके बचे हैं इस पार्ट के। निम्न में से कौन से वाद्य में रीड होती है, तो यह आपका हो जाएगा क्लेरिनेट, ठीक है, याद रखिएगा आप। देवदासियों द्वारा प्रस्तुत नृत्य को क्या कहते हैं, तो यह आपका हो जाएगा कुरवंजी। रविंद्र संगीत में कौन से ताल वाद्य का प्रयोग होता है, तो यह आपका हो जाएगा खोल। नेक्स्ट आपका आता है हारमोनियम को कौन से वर्ग का वाद्य कहा जाता है, यह आपका हो जाएगा कीबोर्ड। फिर सोहर किस राज्य का लोकगीत है, तो यह आपका है बिहार। तो इस प्रकार आपके कुल 80 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था आज का आपका पार्ट 2। तो स्वरालय म्यूज़िक क्लास की चैनल की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा, और यह आपका सभी एग्जामों में आपका इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो MPPSC हो चाहे वो MP टेट हो सकता है कि म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम में MP टेट के MPPSC के ही क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आप सॉल्व
मैंने करवा दिया है। आप इसको ध्यान रखिए किस प्रकार से क्या करवाया है और समझिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कांटेक्ट करिए। बाकी जितनी भी डिटेल है मेरे कोर्स की और बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ। एमपीपीएससी और यूजीसी नेट का जो है उसमें एक टेस्ट मैं आपका हर मंथ लॉन्च करूँगा, जिसमें एक टेस्ट आपका लॉन्च हो चुका है जिसमें 120 क्वेश्चंस आपके हैं। अगर आप उसको लेना चाहते हैं, उसमें काफ़ी टफ आपके क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप सॉल्व करेंगे और वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 75 रुपीज़ में वो आपका टेस्ट है, सिर्फ 75 रुपीज़ उसकी प्राइस रखी गई है। चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो आरपीएससी हो, तीनों ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एमपी टेट का मैं ये कोर्स पूरा लॉन्च कर चुका हूँ। तो अब आपके ऊपर है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये जो क्लास है आपके लिए अच्छा काम कर रहा है और मैं आपके लिए कुछ बढ़िया सा वीडियो लेकर आता हूँ, क्लासेस आपके लिए लेकर आता हूँ, और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।